Welcome to English class. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. आज के लेक्चर में हम राइटिंग पर्सुएसिव मैसेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस को लिखते हैं, अपने बॉस को लिखते हैं, अपने किसी कस्टमर को लिखते हैं और उस मैसेज में आप अपने कस्टमर, ऑडियंस, बॉस या किसी कुलीग को या किसी सीनियर अपने ऑफिसर को राग़िब करना चाहते हैं किसी काम की तरफ, उन्हें एग्री करना चाहते हैं, तो आप कैसे मैसेज लिखेंगे। लेट्स बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर। अप्लाई द 3-step राइटिंग प्रोसेस टू persuasive messages and describe an effective strategy for developing persuasive business messages. Let's begin with using the 3-step writing process for persuasive messages. Successful professionals understand that persuasion is not about tricky or getting people to act against their own best interest. It is about letting audience to know they have choices and presenting your offerings in the best possible light. Persuasion का कभी भी यह मतलब नहीं है कि आपकी जो ऑडियंस है वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ दे, आपकी बात को मान ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस के पास ऑलरेडी कई चॉइसेस होती हैं, फिर एक चॉइस आप उसे देते हैं, वो उन तमाम चॉइसेस को अच्छे से देखे और जो उसके मुफाद में बेहतर हो वो उस चॉइस को एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि जो चॉइस हम दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट किया जाए, और उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे अच्छे से प्लान किया जाए, अच्छे से लिखा जाए, उसको रिवाइज़ करके पेश किया जाए ताकि वो एक अच्छी चॉइस हो। और ज़्यादा गुमान यही रहे कि ऑडियंस, आपका ऑफिसर, आपके बॉस आपकी ही बात को मान लें। सबसे पहले हम प्लानिंग पर्सुएसिव मैसेजेस की बात करेंगे, फिर राइटिंग पर्सुएसिव मैसेजेस को डिटेल से देखेंगे। एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि हम किसी पर्सुएसिव मैसेज को रिवाइज़ कैसे करेंगे। प्लानिंग पर्सुएसिव मैसेजेस, और सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालाइजिंग द सिचुएशन। हम किसी सिचुएशन को एनालाइज कैसे करेंगे। मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली होप टू अचीव। सबसे पहली बात यह है कि आपको मेक श्योर होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या काम करने लगे हैं। द बेस्ट पर्सुएसिव मैसेजेस आर क्लोजली कनेक्टेड टू योर ऑडियंस डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट। सबसे बेहतरीन पर्सुएसिव मैसेजेस वो हैं कि जिसमें ऑडियंस की नीड्स और उनकी डिज़ायर्स को सामने रखा जाए, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं या उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। When analyzing your audience, consider their cultural expectations and practices so that you don't undermine your persuasive message by using an inappropriate appeal or by organizing your message in a way that seems unfamiliar or uncomfortable to your readers. जब आप सिचुएशन को एनालाइज करने की बात करते हैं उसमें एक अहम चीज़ अपनी ऑडियंस की कल्चरल एक्सपेक्टेशन या उसकी प्रैक्टिसेस को जानना है और उसके बाद देन उस तक मैसेज लिखना और पहुंचाना है। अगर आपका मैसेज ऐसा होगा जो उसकी एक्सपेक्टेशन से हट के है तो आपका रीडर उस मैसेज को पढ़ने में अनकंफर्टेबल फील करेगा या वो उसके लिए एक अजीब या अनजान सी चीज़ लगेगी, एक स्ट्रेंज सा मैसेज लगेगा, तो वो उसको स्किप भी कर सकता है। इफ़ यू एम टू चेंज समवन्स एटीट्यूड, बिलीव्स और एक्शंस, इट इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंड हिज और हर मोटिवेशन। अगर आप किसी के बिलीव चेंज करना चाहते हैं, उसके एक्शन चेंज करना चाहते हैं, उसके एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस बंदे को मोटिवेशन कहाँ से आ रही है। और मोटिवेशन क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस दैट डिराइव पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मोटिवेशन फोर्सेस का एक ऐसा कम्बिनेशन है जो किसी भी शख्स को सेटिस्फेक्शन के लेवल तक लेके जाता है। तो आपको जानना होगा कि इस बंदे का सेटिस्फेक्शन कहाँ से आ रही है और देन फिर आप टारगेट कर सकेंगे उसके एटीट्यूड्स, बिलीव्स और एक्शंस को। उसके बाद हम बात करते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की। वंस योर सिचुएशन एनालिसिस इज कंप्लीट, यू नीड टू गैदर द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू क्रिएट अ कंपेलिंग पर्सुएसिव मैसेजेस। जब आप सिचुएशन एनालिसिस की बात करते हैं, आप गैदरिंग इन्फॉर्मेशन के बाद
सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जिसकी मदद से आप एक एक्यूरेट परसुएसिव मैसेज लिख सकें। सिलेक्टिंग द राइट मीडियम, मीडिया चॉइसेस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट of course, but these decisions are particularly sensitive with persuasive messages because such messages are often unexpected or even unwelcome. ये बात भी जहन में रखें persuasive messages के बारे में कि ये मैसेज ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मे बी एट सम वो उनके लिए अनवेलकमिंग हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कभी भी मैसेज कन्वे करने से पहले आप एक ऐसा मीडियम चूज़ करें मैसेज को कन्वे करने के लिए कि जिसकी मदद से आपके रीडर के लिए जितनी आसानी पैदा हो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें आपने अपनी ऑडियंस को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए आसानी रखनी है, उसको एक कंफर्ट जोन देना है। ऑर्गेनाइजिंग योर इंफॉर्मेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग, और बहुत अहम पॉइंट है ये कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं मैसेज की। द मोस्ट इफेक्टिव मेन आइडियाज़ फॉर परसुएसिव मैसेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर अबाउट द रिसीवर नॉट द सेंडर। फॉर इंस्टांस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस दैट others to join you in a business venture, explain how it will help them, not how it will help you. सबसे अहम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में ये होती है कि आपके मैसेज से आपके रिसीवर को क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बिज़नेस में कुछ लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये बताएं कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, ये ना बताएं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। द नीड टू फील लव्ड, एक्सेप्टेड और पॉपुलर डिराइव्स अ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और अगर आप अपना रिलेशनशिप अपने रिसीवर के साथ स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, उसे लव दें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक कंफर्ट जोन दें, उसको उसके साथ रिलेशनशिप ताकि एक लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। स्टेप 2, राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस, इनकरेज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू योर परसुएसिव मैसेजेस बाय। आप अपने मैसेज पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकते हैं या लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने का कह सकते हैं। ये चंद टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से। नंबर 1, चूजिंग पॉजिटिव एंड पोलाइट लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव हो और पोलाइट वे में आप बात करें। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस, आप समझें कि आपका अगर आपकी ऑडियंस अगर किसी दूसरे कल्चर से है तो आप उसकी जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको समझें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेज लिखें। एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो दूसरे कल्चर के बंदे के लिए। बीइंग सेंसिटिव टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसकी भी आपको ख़बर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मामलात को डील किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, अगर पॉलिसीज़ हैं तो कैसे उनको फॉलो करना है। टेकिंग स्टेप्स टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, और आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करें। आपका मैसेज अगर किसी तक जाए तो वो कम से कम उस मैसेज को पढ़े ज़रूर कि आप इतने अहम हो उस शख्स के लिए। When trying to persuade a skeptical or hostile audience, you must convince people that you know what you are talking about and that you are not trying to mislead them. अगर आपकी ऑडियंस शकी है, शक करती है, बात को बड़ी आसानी से मानती नहीं है या वो हॉस्टाइल है, सख्त नेचर की है, तो आप उसको जब कन्विंस करने लगे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जितना अच्छे से उसको कन्विंस कर सकते हैं करें, इधर उधर की बात ना करें जिससे वो मिसलीड हो सके। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, यूज़ सिंपल लैंग्वेज टू अवॉइड सस्पिशंस ऑफ फैंटास्टिक क्लेम्स एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप मैसेज लिखें, उसको फैंटास्टिक क्लेम्स के ज़रिए उसको कंफ्यूज ना करें या इमोशनल मैनिपुलेशन भी ना करें। प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड लॉजिकल आर्गूमेंट फॉर द क्लेम्स एंड प्रोमिसेस यू मेक। अगर आप कोई वादा कर रहे हैं या कोई आप क्लेम कर रहे हैं तो आप उसको एक लॉजिकल आर्गूमेंट दें, उसको उसको ऐसा एविडेंस दें कि जिससे वो बात उसके जहन में भी आ जाए या उसको समझ आ जाए। आइडेंटिफाई योर सोर्सेज, स्पेशली इफ़ योर ऑडियंस ऑलरेडी रिस्पेक्ट्स दोज सोर्सेज। अगर आप कोई सोर्स मेंशन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करवाएं कि ये सोर्स कहाँ से है। Establish common ground by emphasizing beliefs, attitudes and background experiences you share with the audience. इसी तरह आप कोशिश करें कि अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ
बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स या बैकग्राउंड एक्सपीरियंस शेयर करने लगे हैं, तो कोशिश हो कि वो कॉमन ग्राउंड्स पे शेयर हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंट फेयर एंड लॉजिकल आर्गूमेंट। ऑब्जेक्टिव रहें और अपने आर्गूमेंट को जितने अच्छे से आप पेश कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने पेश करें। डिस्प्ले योर विलिंगनेस टू कीप योर ऑडियंस बेस्ट इंटरेस्ट एट हर। और अपनी ऑडियंस को ये बताने की कोशिश करें कि आपके नज़दीक आपकी ऑडियंस की रिस्पेक्ट बहुत है और आप उसकी बात को हर दर्जा तक कबूल करने को तैयार हैं और आपके नज़दीक उसके जो मफादात हैं वो भी बहुत अहम हैं। Persuade with logic, evidence and compelling narratives rather than trying to coerce with high pressure, hard sell tactics. कोशिश करें लॉजिक दें, एविडेंस दें, आपको नैरेटिव दे के अपने उस रिसीवर को, अपनी ऑडियंस को मनवाएं, बजाय ये कि आप कोई हार्ड कोर टैक्टिक्स यूज़ करें कि जिससे आपका इमेज भी नेगेटिव हो सकता है। Whenever possible, try to build your credibility before you present a major proposal or ask for a major decision. That way, audience don't have to evaluate both you and your message at the same time. और जब कभी आप अपनी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं या आप अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी ऑडियंस की नज़र में बिल्ड करना चाहते हैं, तो कोशिश करें पहले अपना इमेज उसकी नज़र में बनाएं। कभी भी एक मैसेज के साथ इमेज बनाने के लिए जब आप चाहेंगे तो वो दोनों काम उसके लिए कंफ्यूजिंग भी बन सकते हैं और कोई इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ कंप्लीटिंग परसुएसिव मैसेजेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्रेडिबिलिटी इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ परसुएशन, सो द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ योर मैसेज इज़ वाइटल। क्रेडिबिलिटी सबसे अहम रहेगी और आपके मैसेज की क्वालिटी बड़ी अहम रोल प्ले करती है किसी भी मैसेज को एक्सेप्ट किए जाने में। If your message shows signs of carelessness or incompetence, people might think you are careless or incompetent as well. अगर आपके मैसेज में क्लैरिटी सही नहीं है, इनकम्प्लीट है आपका मैसेज, बात क्लियर नहीं हो रही, तो आपकी ऑडियंस ये समझेगी कि द राइटर इज़ केयरलेस या इनकम्पिटेंट। When you evaluate your content, try to judge your argument objectively and try not to overestimate your credibility. और जब आप अपना मैसेज एवेलुएट करने लगे हैं तो कोशिश करें कि अपने आर्गुमेंट को ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट करें, कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। व्हेन रिवाइजिंग फॉर क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस, केयरफुली मैच द पर्पस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑडियंस नीड। और जब कभी आप क्लैरिटी या कॉन्शियसनेस के लिए रिवाइज करने लगे अपने मैसेज को, तो बड़े गौर से आप अपना पर्पस भी देखें और साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर कोई पॉलिसीज़ थी जिनके अकॉर्डिंगली आपने मैसेज लिखा है, क्या आपने उनको फॉलो किया है या फॉलो नहीं कर सके। अब हम बात करेंगे डेवलपिंग परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस पे। योर सक्सेस एज अ बिजनेसमैन इज क्लोजली टाइड टू योर एबिलिटी to encourage others to accept new ideas, change old habits और act on your recommendations. जब कभी भी हम किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करते हैं तो ये बात क्लोजली लिंक्ड होती है इस बात के साथ कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे लोगों को अपनी बात मनवा लेता है या कैसे लोगों के साथ डील करता है या कैसे वो रिलेशनशिप रखता है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने साथ काम करने वालों के आइडियाज़ को चेंज करवा लें, उनसे ओल्ड हैबिट्स को छुड़वा लें, फिर जो आप रिकमेंडेशंस दें वो आपकी रिकमेंडेशंस को मान लें। ये चीज़ें ज़्यादा अहम रहेंगी आपकी सक्सेस में। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3-step राइटिंग प्रोसेस, इफेक्टिव परसुएशन इन्वॉल्व्स 4 एसेंशियल स्ट्रेटजीज। और जब कभी भी हम 3-step राइटिंग प्रोसेस के इस डोमेन में बात करते हैं इफेक्टिव परसुएसिव मैसेजेस की, तो उसमें 4 एसेंशियल स्ट्रेटजीज आती हैं। नंबर 1, फ्रेमिंग योर आर्गूमेंट, कि आप अपना आर्गूमेंट फ्रेम कैसे करते हैं। बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स, कि आप अपनी इमोशनल और लॉजिकल अपील्स को कैसे बैलेंस करते हैं। रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन एंड एंटिसिपेटिंग ऑब्जेक्शंस। फ्रेमिंग योर आर्गूमेंट, मेनी परसुएसिव मैसेजेस फॉलो सम वेरिएशन ऑफ द इनडायरेक्ट अप्रोच। बहुत सारे जो परसुएसिव मैसेजेस हैं उनको इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू लिखा जाता है। One of the most commonly used variation is called the AIDA model, और उनमें से एक जो अहम वेरिएशन है वो AIDA मॉडल है, which organizes your presentations into 4 phases.
A stands for attention, I stands for interest, D stands for desire and again A stands for action. अब attention से क्या मुराद है? Your first objective is to encourage your audience to want to hear about your problem, idea or new project. Whatever your main idea is, be sure to find some common grounds on which to build your case. अटेंशन से मुराद ये है कि आपकी ऑडियंस आपके मैसेज को इंटरेस्ट से देखे और उसको अटेंशन दे, उसको अहमियत दे. आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे ग्राउंड्स पे जाके अपना मैसेज बिल्ड करें कि आपकी ऑडियंस उसको पढ़े, उसको देखे और उसको एक्सेप्ट भी करे. इंटरेस्ट से मुराद ये है कि प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स दैट प्रॉम्प्ट ऑडियंस मेंबर्स टू इमेजिन हाउ द सॉल्यूशन माइट बेनिफिट देम. आप अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि कैसे ये सॉल्यूशन या कैसे ये बात उनको फ़ायदा दे सकती है या उनके फ़ायदे की है. डिज़ायर हेल्प ऑडियंस मेंबर्स embrace your idea by explaining how the change will benefit them and answering potential objection. अपनी ऑडियंस को ये बताएं, उनके या मेंबर्स हैं अगर डिफरेंट तो उनको ये बताएं कि कैसे ये आइडिया या कैसे ये बात उनके मफादात को बदल देगी या बढ़ा देगी और कैसे ये उनके ऑब्जेक्शंस को आंसर कर रही है. और एक्शन से ये मुराद है सजेस्ट द स्पेसिफिक एक्शन यू वांट योर ऑडियंस टू टेक, इंक्लूड अ डेडलाइन व्हेन एप्लीकेबल. आप अपनी ऑडियंस को किसी ऐसे एक्शन के बारे में भी बता सकते हैं कि जो वो एक्शन ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए या अपनी ज़रूरत के मुताबिक. जैसे डेडलाइन, कभी कभी डेडलाइन दे देना या इसके अलावा भी कोई भी एक्शन जिसे वो बेहतर समझें. The AIDA model is a tailor-made for using the indirect approach. जब हम AIDA मॉडल की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू चलता है. allowing you to save your main idea from the action phase. ये आपके मेन आइडिया को एक्शन की फेज से दूर रखता है. However, it can also work with the direct approach. आप डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू भी AIDA मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, in which case you use your main idea as an attention getter, build interest with your audience, create desire with your evidence and emphasize your main idea in the action phase with the specific action you want your audience to take. जब हम डायरेक्ट अप्रोच से के साथ AIDA मॉडल को यूज़ करने की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे कि अपनी ऑडियंस के साथ आर्गुमेंट की मदद से इंटरेस्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है. फिर आप उसकी डिज़ायर्स को एविडेंस के ज़रिए जानेंगे और फिर आप मेन आइडिया पे एक्शन फेज़ में जाके एम्फेसाइज करके उसे बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं. When your AIDA message uses the indirect approach and is developed by memo or email, keep in mind that your subject line usually catches your reader's eye first. और जब कभी भी आप अपना इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू मैसेज लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं तो ये याद रखें कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आपकी रीडर्स की आइज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. तो कोशिश करें सब्जेक्ट ज़्यादा से अच्छा हो. जैसे रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट बजट टू ऐड ऑटोमेटेड IM रिस्पॉन्स सिस्टम. अब इस टॉपिक के बजाय आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरीज. अब ये जो दूसरा हमने सब्जेक्ट देखा है शॉर्ट भी है और समझ भी आ रहा है पहले की निस्बत, जो काफ़ी लंबा भी था और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं था. बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स, कि आप कैसे अपनी इमोशन और लॉजिक को कैसे आप बराबर कर सकते हैं. फ्यू परसुएसिव अपील्स आर प्योरली लॉजिकल और प्योरली इमोशनल. कुछ परसुएसिव अपील ऐसी होती हैं जो ख़ास तौर पर लॉजिकल होती हैं, यानी लॉजिक के ज़रिए बात मनवाने की कोशिश की गई होती है. वो कभी कभी टोटली इमोशनल होती हैं कि इमोशंस के ज़रिए मनवाने की कोशिश की जाती है. एंड अ की स्किल इज़ फाइंडिंग द राइट बैलेंसिंग फॉर ईच मैसेज. लेकिन की स्किल ये है कि आप उन दोनों को बराबर रखें, इमोशनल और लॉजिकल को बराबर रखें. एन इमोशनल अपील कॉल्स ऑन फीलिंग और ऑडियंस सिंपैथीज. और जब कभी हम वैसे इमोशनल अपील की बात करते हैं तो इसका मकसद आपकी ऑडियंस की जो फीलिंग्स हैं उनको टारगेट करना होता है
या फिर ऑडियंस से वो रहम करना या वो हमदर्दी वाले जज्बात पे बात करना आ जाता है। मैनी मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस रिलाई हैविली ऑन इमोशनल अपील्स, बट मोस्ट पर्सुएसिव मैसेज रिलाई मोर ऑन लॉजिक। जब कभी हम मार्केटिंग में सेल्स की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर मैसेज इमोशनल अपील से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब हम पर्सुएसिव मैसेज की बात करते हैं तो ये ज़्यादा लॉजिकल होता है। एंड इवन इफ योर ऑडियंस रीचेज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन इमोशंस, दे विल लुक टू यू टू प्रोवाइड लॉजिकल सपोर्ट एज वेल। लेकिन जब कभी भी आपकी ऑडियंस आप तक आएगी, आपसे बात करेगी, कोई कंक्लूजन चाहेगी जहाँ वो इमोशन की बेस्ड पे आएगी, साथ ही साथ वो कोई लॉजिक की भी डिमांड करेगी। अ लॉजिकल अपील यूजेस वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। जब कभी भी हम लॉजिकल अपील की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह की रीजनिंग इस्तेमाल होती है। नंबर 1, एनालॉजी। विद एनालॉजी यू रीजन फ्रॉम स्पेसिफिक एविडेंस टू स्पेसिफिक एविडेंस। जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो आप बात करते हुए एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पर जाते हैं और आपका एविडेंस भी स्पेसिफिक रहता है। इंडक्शन। विद इंडक्टिव रीजनिंग यू वर्क फ्रॉम स्पेसिफिक एविडेंस टू ए जनरल कंक्लूजन। इंडक्शन में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से काम शुरू करते हैं और फिर आप एंड में उसको जर्नलाइज कर देते हैं, यानी पहले आपका एक खास एविडेंस होता है, एक खास पॉइंट होता है, और बाद में जब आप बात को एंड करते हैं उसको एक जनरलाइज करके बात को एंड कर देते हैं। डिडक्शन में इससे उल्ट हो जाता है। फिर डिडक्टिव रीजनिंग यू वर्क फ्रॉम अ जनरलाइजेशन टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्शन में आप एक जनरलाइज वे में बात स्टार्ट करते हैं और आप एट द एंड किसी एक पॉइंट पर लाके उसको ख़त्म करते हैं। एवरी मेथड ऑफ रीजनिंग इज़ वल्नरेबल टू मिसयूज। रीजनिंग का कोई भी मेथड हो उसको मिसयूज भी किया जा सकता है, हमेशा उसको ये ख़तरा रहता है कि उसको मिसयूज किया जा सकता है। टू अवॉइड फॉल्टी लॉजिक प्रैक्टिस द फॉलोइंग गाइडलाइंस। और अगर आप किसी भी किस्म की फॉल्टी लॉजिक से, गलत किस्म की उस मंतकी अंजाम से बचना चाहते हैं तो आप ये गाइडलाइंस हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। अवॉइड हैस्टी जनरलाइजेशन, अवॉइड सर्कुलर रीजनिंग, अवॉइड अटैकिंग एन ओपोनेंट। ये बड़ा अहम रहता है। आप ओपोनेंट पे कभी भी अटैक ना करें, आप उसकी बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर आपने कभी भी बात नहीं लानी। अवॉइड ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स इशू। अगर कोई इशू कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रखें, उसको सिंप्लीफाई ना करने की कोशिश करें। अवॉइड मिस्टेकन एग्जाम्पशन ऑफ केस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अवॉइड फॉल्टी एनालॉजीज। ये बहुत अहम है, मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने हैस्टी जनरलाइजेशंस की तरफ नहीं जाना, यानी बगैर किसी पॉइंट की एविडेंस के आप चीज़ों को जर्नलाइज करते हैं। अवॉइड सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग में आप यूँ समझ लें कि एक पॉइंट बताने के बाद आप उसको फिर अगेन से रीस्टेट करने की कोशिश करते हैं, एक डिफरेंट वे से बताने की कोशिश करते हैं, इससे भी आपने बचना है। अवॉइड अटैकिंग ऑन ओपोनेंट। आपने ओपोनेंट की बात से इख्तिलाफ करना है, उससे इख्तिलाफ नहीं करना। अवॉइड ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स इशू। एक कॉम्प्लेक्स इशू है तो कॉम्प्लेक्स रहने दें, उसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश न करें। अवॉइड मिस्टेकन अजम्पशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक मसला जिसकी वजह कुछ और है और उसके असरात कुछ और हैं, आप उसको किसी दूसरे के साथ लिंक ना करें, इसको बड़े गौर से आपने देखना है। अवॉइड फॉल्टी एनालॉजी। इधर उधर के कियास ना करें, जो रीज़न है, जो असल मुद्दा है आप वो जानते हैं तो उसको मेंशन करें। पॉइंट नंबर 3 इज रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन। आफ्टर यू हैव वर्कड आउट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर आर्गुमेंट, स्टेप बैक एंड लुक फॉर वेज टू बोल्स्टर द स्ट्रेंथ ऑफ योर पोजीशन। जब आप बेसिक काम कर चुके होते हैं फिर उसके बाद आपने अपनी पोजीशन की स्ट्रेंथ को देखना होता है। आप कुछ क्वेश्चन अपने सामने रख सकते हैं। नंबर 1, और ऑल योर क्लेम्स सपोर्टेड बाय बिलीवेबल एविडेंस। क्या आपने जितने भी क्लेम्स किए हैं अपने मैसेज में, आपके पास उनके लिए एविडेंसेस हैं। नंबर 2, वुड अ कोटेशन फॉर्म अ रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट हेल्प मेक यू ईज। क्या कोई कोटेशन किसी एक रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट की आपके लिए आसानी पैदा कर सकती है। एग्जामिन योर लैंग्वेज
फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को देखना है। कैन यू फाइंड मोर पावरफुल वर्ड्स टू कन्वे योर मैसेज, क्या आप मज़ीद ऐसे वर्ड्स की मदद से अपने मैसेज को अच्छा बना सकते हैं। एन एडिशन टू एग्जामिनिंग इंडिविजुअल वर्ड चॉइसेस, कंसिडर यूजिंग मेटाफर्स एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच। सिंपली वर्ड्स यूज़ करने के बजाय आप मेटाफर्स यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट स्पीच के फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने मैसेज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगेन से अपने मैसेज को रिवाइज कर सकते हैं। एंटिसिपेटिंग ऑब्जेक्शंस, even compelling ideas and exciting projects can encounter objections, if only because of the people's natural tendency to resist change. अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट हो, किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट हो, उसको भी रेजिस्टेंस शो करना पड़ती है। समटाइम ये लोगों की एक फितरती जो रुझानात होते हैं उनकी वजह से होती है। यानी आप जिस तरह बात कर रहे हैं वो मे भी आपकी ऑडियंस की जो नेचर है उससे ना लिंक करे, तो आपको रेजिस्टेंस देखनी पड़ सकती है। एंटिसिपेट एज मेनी ऑब्जेक्शन एज यू कैन एंड एड्रेस देम बिफोर योर ऑडियंस कैन ब्रिंग देम अप। बाय डूइंग सो यू कैन रिमूव दिस potentially negative elements from the conversation and keep the focus on a positive communication. Note that you don't need to explicitly mention a particular concern. अब इस बात को याद रखें, अगर आपको रेजिस्टेंस देखनी पड़ती है, आपको नेगेटिव मैसेजेस देखने पड़ते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड देखना पड़ता है अपनी ऑडियंस का, तो कोशिश करें कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और उन टॉपिक्स को आप जाके टैकल करें और उनको बताएं द रीज़न इज़ या कैसे मसला हल हो सकता है। इफ़ यू एक्सपेक्ट अ होस्टाइल ऑडियंस दैट इज़ बाइस्ड अगेंस्ट योर प्लान, बी श्योर टू प्रेजेंट ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन। अगर आपकी ऑडियंस होस्टाइल है, बड़ी सख्त नेचर की है, तो कोशिश करें कि आप अपनी बात को हर तरह से मुकम्मल रखें, बड़ा कंप्लीट बात करें। एज यू कवर ईच ऑप्शन, एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स, यू विल गेन एडिशनल क्रेडिबिलिटी इफ़ यू प्रेजेंट दीज ऑप्शन बिफोर प्रेजेंटिंग योर रिकमेंडेशन और डिसीजन। अगर आप अपनी कोई रिकमेंडेशन या डिसीजन शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन आप उससे पहले अपनी ऑडियंस के साथ तमाम प्रोज एंड कॉन्स शेयर कर देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी और आपके मैसेज को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना देगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने पर्सुएसिव मैसेज को एक बेहतरीन मैसेज बना सकते हैं।